चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। आज के इस वीडियो में साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे, क्योंकि यह मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट यदि आप 1 नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। और देखते हैं कि कौन बच्चे 80 में 80 पूरे 100 सही करके दिखाएंगे। इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा ही प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको साइंस में 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा और पूरे 80 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन पेपर को पूरे के पूरे सॉल्व करते हैं आसानी तरीके से। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है वह n21 है, तो स्नेल के नियम से क्या होता है। तो आपको सभी को पता ही है कि स्नेल के नियम से n21 बराबर होता है sin I बटे sin R होता है। क्या होता है? sin I बटे sin R होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद करते रहिए, पूरे के पूरे 180 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि साइंस में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, मां सरस्वती के नाम लीजिए और आपका रिजल्ट जो काफी बढ़िया आएगा, काफी बढ़िया आपका एग्जाम बीतेगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होता है। तो याद करके रखिएगा, छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। एकदम कान में ईयरफोन लगाइए और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और सोच समझ कर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल जो है वह 3 × 10 की पावर 8 है। यहाँ पे ऊपर 8 होगा, 10 की पावर 8 है, 3 × 10 की पावर क्या है? 8 है। ठीक है, तथा कांच में प्रकाश की जो चाल है वह कितनी है? 2 × जो है 10 की पावर 8 है। ठीक है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक Ng जो होगा वह क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको भाग दे देना है। तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट जाएगा, यानी कि 3/2 जो है बच जाएगा। तो 3/2 कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि सबसे शानदार प्रश्न है। ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि मनुष्य में ब्रिक संबंधित है। जो ब्रिक है वह किससे संबंधित है? तो आपको याद होनी चाहिए, जो ब्रिक है वह उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि किडनी आपकी किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन सी से, यानी कि ये उत्सर्जन से संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट करेंगे वीडियो को, फटाफट से लाइक करेंगे, फटाफट लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक। जो बच्चे नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है आपको ये बताना है। स्वपोषी क्या होता है कि जो अपने आप भोजन को ग्रहण करते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश है, यानी कि इनमें से सभी चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो है डी नंबर। यानी कि पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए? ये सारी चीजें चाहिए, तभी वो अपना पोषण को मतलब बना सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन जो किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो वह जल से बाहर निकलता है। याद करके रखिएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, ये रहा अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि जल तथा कांच का जो अपवर्तनांक है कितना दिया गया है? 4/3 और 3/2 दिया गया। क्या दिया गया? 3/2 दिया गया है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा? तो आपको क्या करना है? इसको भाग दे देना है। तो 4/3 में भाग देना है 3/2 से, तब ये भाग में तो गुना में चला जाएगा, यानी कि 4/3 गुणे हो जाएगा कि 2/3 हो जाएगा। अब देखिए जब गुना हो गया तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 होता है, 3 3 9 होता है, लेकिन 8/9 8/9 कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और जितने भी न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके देंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का वैल्यूज होती है कितनी होती है? तो याद करके रखिएगा कि 90 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है? 90 डिग्री होती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है ये आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। हम लोग फटाफट करेंगे, टोटल 80 प्रश्न करने वाले हैं, जैसा आपके एग्जाम में सीधे आपके यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। तो प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो कि काफी कठोर होता है? और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए। कैल्शियम फॉस्फेट का वो बना होता है, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है वह ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। कान में ईयरफोन लगाइए और शांत जगह बैठ करके आप वीडियो को देखिए। अगर ईयरफोन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शांत जगह बैठिए, आप चुटकियों में याद हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? और याद करके रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। बस इतना ही क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा? वह क्लोरोक्षार अभिक्रिया हो जाएगी। यानी कि क्लोरोक्षार अभिक्रिया अगर
आपके एग्जाम में आता है तो आपको फटाफट से यही परिभाषा आपको लिख देनी है। जो क्वेश्चन है यही आपका जो होगा वो उसका परिभाषा हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है वो आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि आंख सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन यानी कि दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वह क्या होती है, तो याद करके रखिएगा न्यूनतम जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है 25 मीटर दे दी गई होती है, लेकिन 25 मीटर पे आपको टिक बिल्कुल नहीं करनी है, 25 सेंटीमीटर पे आपको क्लिक करनी है, यानी कि टिक करनी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और दूर अगर बात करता है ना, अधिक दूरी बात करेगा तो वह आपका अनंत होगा। ये बात याद रखिए, कहीं अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सीधे देखने को प्रश्न यहां से मिलेंगे, एक भी वीडियो अगर छोड़ करके जाएंगे, अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी यार। लास्ट तक बने रहिए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, आपको यह बताना है, जो कि सबसे शानदार प्रश्न है। और इसका जवाब क्या होगा, बिल्कुल होता है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए, और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि दूरदृष्टि के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कि कौन बच्चे फटाफट तरीके से नीचे कमेंट करके बताते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग जो है संवेदी ग्राही नहीं है, संवेदन ग्राही जो है वह नहीं है, कौन ऐसा अंग है आपको यह बताना है, जो कि सबसे शानदार प्रश्न है। और इसका जो जवाब हो जाएगा, हो जाएगा दिमाग। वो क्या हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा, माइंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और फटाफट तरीके से आपको बताना है। प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो है वह कौन है, तो वह है कॉपर है, यानी क्या हो जाएगा, Cu है। क्या है, Cu है, कॉपर है। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है, कार्बन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से पहले समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका ऑप्शन अभी आपको हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन है कि जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है, तो कार्बन जो है वह आखिर में यहाँ पे क्या चीज है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। पहला अपचायक, उपचायक, अपचायक, उपचायक दोनों, या फिर सभी उत्तर जो है वह सही है। आपको दिखा देते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ये रहा है आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना, कि औपचारिक होता है या उपचायक होता है, या उपचायक तथा औपचायक दोनों होता है, या सभी उत्तर जो है वह सही है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, याद करके रखिएगा कि वह औपचायक होता है। कार्बन क्या होता है वहां पे, औपचायक होता है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट तरीके से करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सीधे देखने को प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन औपचायक है। अब यहाँ पे आपको औपचायक कौन सी है आपको ये बताना है, तो याद करके रखिएगा। यहाँ पे जो Al जो दिया गया ना, ये आपका औपचायक है। क्या है, Al जो है आपका औपचायक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, करें कि मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु जो है वह निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, या फॉन्स से, या फिर मेडुला से। वह किससे निकलता है आपको ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मेडुला से निकलता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। याद करते जाइए फटाफट तरीके से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। वह कौन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो एथेनिलीन जो है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। याद करके रहेगा कि एथाइलिन जो होता है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित हो जाता है वह आखिर में वह कौन है, वह कौन सा रंग है, आपको यह बताना है। ध्यान से पढ़िएगा एक बार और क्वेश्चन, कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह आखिर में वह रंग जो है वह कौन है। आप सबको पता है कि वह रंग जो है सबसे ज्यादा विचलित होती है, बैगनी रंग होती है। ठीक है, कौन सा रंग होती है, बैगनी रंग होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है ये कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, किसको मतलब किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि धातु को ऑक्साइड में बदल कर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर। कैसे किया जा सकता है, याद रखिएगा कि धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सीधे देखने को प्रश्न आपको मिलेंगे यहां से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। वाह, क्या बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में जो है निम्नांकित में कौन जो है उपधातु है। यहाँ पे धातु और धातु उपधातु आप लोग पढ़े ही होंगे, तो आपसे उपधातु जो आपसे पूछा जा रहा है क्या है, तो ये हो जाएगा एसबी जो यहाँ पे दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस
की उपस्थिति कितनी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति जो है वो आखिर में कितनी है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में आप सभी को तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है कि वायुमंडल में जो इसकी उपस्थिति जो है वह 0.03% है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न ये कह रहा है, फटाफट तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, याद करते जाइए। श्वेत प्रकाश तब एक प्रेमी से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह क्या है, यानी कि जब श्वेत प्रकाश जब एक प्रेमी से होकर गुजरता है जो वर्ण यानी कि जो रंग जो है वह सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है, वह लाल है। वह कौन सा है, लाल है। लाल जो बहुत कम विचलित होता है और सबसे अधिक कौन विचलित होता है, बैगनी विचलित होता है। तो याद करके रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे कम विचलित होता है वह लाल है, ज्यादा विचलित होता है वह क्या है, बैगनी है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो ये तो क्वेश्चन काफी बढ़िया प्रश्न है, आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि वह रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है जी, तो रेटिना पे बनता है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, यानी कि वाट के बराबर जो है वह कौन नहीं है, वाट के बराबर कौन नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दिया गया है कि वो v² ओम, ठीक है, ये दिया गया इसके बराबर नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही गलत उत्तर हो जाएगा, मतलब कि यही आपका राइट उत्तर होगा, मतलब ये बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह पादप हार्मोन है, यहाँ पे आपको ये बताना है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर जो दिया गया है, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो होता है वह एक प्रकार का पादप हार्मोन है, तो याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा जो है वह दी गई थी। न्यूक्लियस जो शब्द है वह किसके द्वारा दी गई थी, आपको ये बताना है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। कौन दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, न कि रॉबर्ट हुक ने। कौन दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, नीचे कमेंट कर बताइए, बिल्कुल फटाफट तरीके से बताते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में जो खाली स्थान बचता है उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, याद करके सिनेप्टिक दरार कहते हैं या फिर सिनेप्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न जो है वो अभिक्रिया से ली गई है। कह रहा है कि अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड OH वाले यौगिक कहलाते हैं। ये कौन से यौगिक कहलाते हैं आपको ये बताना है, तो ये कहलाते हैं कार्बोसिक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये क्या चीज है, तो ये कार्बोसिक्लिक अम्ल है। जब आपको कार्बन के चैप्टर को विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हर एक वीडियो को देखिए। यहाँ पे इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं अभी क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि हम लोग को पूरा 80 प्रश्न करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो केवल क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ही हम लोग जानेंगे। पूरे 80 में 80 क्वेश्चन हम लोग को लाना है, एकदम तबातोड़, एकदम मतलब जबरदस्त इस साल परफॉर्मेंस करना है आपको। चलिए, और जब स्पेशल आपको सारी वीडियोस मिलेगी तो आपका सारा का सारा नॉलेज हो जाएगा, दिक्कत आपको कुछ भी नहीं होगा। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि कार्बोसिक्लिक एसिड समूह कौन सा है। कार्बोसिक्लिक एसिड जो समूह है वो आखिर वो समूह कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि बॉन्ड COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड COOH हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो है वह दिया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें एक सिग्मा है और एक पाई है, या फिर दोनों सिग्मा होते हैं या फिर दोनों पाई होते हैं या फिर दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। ये क्या होते हैं आपको ये बताना है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के जो 2 बीच आबंध होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, तो याद करके रखिएगा कि वो होते हैं एक सिग्मा और एक होता है पाई, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न देख सकते हैं क्या कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं आप याद करके रखिएगा, तो हो जाएगा 6 होता है। कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 सहसंयोजक आबंध होते हैं, याद करके रखिए। आपको एग्जाम में आएगा तो एकदम धड़ाधड़ इसको टिक कर देनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनिसिस जो है वह है, इसमें से कौन है। कह रहा है कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग जो ट्राइकोमोनिसिस जो है वह क्या चीज है, यहाँ पे कौन ऐसा रोग है आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की वायरस जनित वह रोग होता है। वह किस प्रकार का रोग होता है, तो वह एक वायरस जनित रोग होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न
कह रहा है कि धारा मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। याद करके रखिए कि धारा मापने के यंत्र को जो है हम लोग कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग एमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट जो है वह क्या कहलाता है, मतलब किसके बराबर होता है, आपको ये बताना है। तो वह होता है 1 जूल प्रति कूलम के, यानी कि 1 जूल प्रति किसके होता है, कूलम के होता है। जूल प्रति कूलम भी कह सकते हैं आप इसे, तो जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, 1 वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो एमीटर होता है ना, उसे किससे जोड़ा जाता है? क्या उस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या पांचवा क्रम में जोड़ा जाता है? कैसा जोड़ा जाता है, या फिर ये दोनों क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपको याद करके रखनी है कि उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पद है जो विद्युत शक्ति को जो है वह निरूपित नहीं करता है। तो याद करके रखिएगा कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि I² जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर के ए में, वो आपका निरूपित नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। ये सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए पूरा आप देखिए, एक भी क्वेश्चन को मिस न कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार में क्या होता है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार में क्या होता है। तो याद करके रखिएगा कि परमाणु का आकार में वहां पे क्या होता है, घटता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आबंध बनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह विद्युत के क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं, या फिर इनमें से सभी सत्य जो है, यानी कि जो भी कथन दिया गया है ये सभी के सभी सत्य है। तो याद करके रखिएगा कि यह धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो ये आपका 40 प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न था, याद कर लिए होंगे आप लोग। इतना नहीं याद हुआ है कोई दिक्कत नहीं, एक बार और वीडियो देखिएगा पूरा याद हो जाएगा। मात्र आपको 80 में 40 प्रश्न ही सॉल्व करके आनी है, ये बात याद करके रखना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग तो 80 में 80 करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग जो अगला प्रश्न करेंगे वही आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको फटाफट से बताना है कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल, तो आपको याद करके रखना है, यहाँ पे जो आपका योनि दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि स्त्रियों में यहाँ पे जो है स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय हैं, ये क्या है, योनि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है। पुरुष के जो शीशन का शिखर भाग है वह क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही क्या जवाब हो जाएगा, बिल्कुल याद करके रखिएगा कि वह ग्लांस कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या कहलाता है, ग्लांस कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। जो पुरुष का मैथुन अंग होता है वह आखिर में क्या कहलाता है, जो कि सबसे जबरदस्त प्रश्न है, तो वह कहलाता है शीशन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। याद करके रखना है, अगर आपके एग्जाम में आता है फटाफट से आपको टिक कर देनी है। अगला प्रश्न कह रहा है टिक, यानी कि गोला, आपको फटाफट से गोला है क्या कर देना है, गोला कर देनी है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं और तीसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका यहाँ पे है, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन तीसरा। कह रहे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से या फिर चार्ल्स के नियम से, तो होता है फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की जो क्रिया है वो आधारित है, वो किस पे आधारित है, आपको ये बताना है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के आर्मेचर के घूर्णन पे। किस पे आधारित है, आर्मेचर के घूर्णन पे आधारित है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट तरीके से आपको याद कर लेनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक होता है। जो विद्युत चुंबक होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है। तो विद्युत चुंबक होता है अस्थायी चुंबक होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अस्थायी होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट तरीके से आपको जवाब देनी है। पूरे 80 क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं जाना है। 80 में 80 आप याद करते रहिए, डेली प्रतिदिन क्लास लीजिए। कह रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का जो सिद्धांत है वो आधारित है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही
जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन सी नंबर राइट उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नर युग्मक कहलाते हैं, जो नर युग्मक होते हैं वह आखिर क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं शुक्राणु, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा कि वह शुक्राणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमेशा के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है, वो होता है शुक्रवाहिका, यानी कि शुक्रवाहिका होते हैं, शुक्रवाहिका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन की जो रासायनिक संरचना है वो आखिर में जीन की रासायनिक संरचना क्या है आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल जवाब क्या हो जाएगा? आप याद करके रखिएगा कि वह डीएनए है। क्या है? डीएनए है, ठीक है। और डीएनए को किसका, डीएनए जो है, डीएनए का फुल फॉर्म जो है किसको किसको पता है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे डीएनए का फुल फॉर्म किसको पता है? फटाफट से नीचे कमेंट करके बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल के लिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन युक्त क्षार है? जो डीएनए होता है उसमें कौन कौन सा नाइट्रोजन युक्त जो होता है वह क्षार होता है, आपको ये बताना है। तो इसको जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि एडेनिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, साइटोसिन होता है, माफ कीजिएगा, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है और थाइमिन होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है और थाइमिन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जिसका बिल्कुल राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर पैनल बनाया जाता है अनेक से, मतलब सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, ठीक है, कि सौर पैनल किससे बनाया जाता है, आपको मतलब क्या करके बनाया जाता है, आपको बस इतना समझिए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। क्या कहता है? अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। अनेक पहले ही यहाँ पे टाइप हो चुका है, इसलिए दिक्कत हो रहा था। बस इतना ही क्वेश्चन होगा कि सौर पैनल बनाया जाता है तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि नरैरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरैरा जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है, आपको यह बताना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक 1 MV जो होता है वो पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म के लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए? इसके लिए कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट उत्तर हो जाएगा वो लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और फटाफट तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो इसका जो बिल्कुल राइट उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा वह गंदा जल में उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर हो जाएगा। क्या चीज? बी नंबर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो वह साफ जल में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर बात किया जाए कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला, तो वह गंदगी के कारण उत्पन्न होता है, गंदा जल में उत्पन्न होता है, ऑप्शन आपका बी होगा। लेकिन वही अगर बात किया जाए कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर तो वह साफ जल में होता है, यानी कि वहां पे ऑप्शन अभी ए हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान दे करके रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न देख सकते हैं प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का जो वातावरण था वह कैसा था? उपचायक था, औपचायक था, या फिर ये भी दोनों था, या फिर सभी गलत है? आखिर में क्या था? जिसका बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कि वह अपचायक था। कैसा था? वह अपचायक था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? इसमें जो है वह किसका अर्थ जल होता है, आपको ये बताना है। तो वह हाइड्रो का जो अर्थ होता है वो आपका जल होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रो जो दिया गया आप इसका अर्थ जल होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है 60 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, मात्र 80 प्रश्न ही करना है, और 80 काफी जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो
प्रश्न 60 नंबर हम लोग का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि जल यानी कि H2 आप सभी तो जानते ही हैं कि जल का सूत्र क्या होता है और भारी जल का सूत्र किसको किसको पता है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि जल यानी कि H2 में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का जो अनुपात होता है वह आखिर में इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो आपको याद होनी चाहिए कि इसका जो अनुपात होता है 2:1 होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, बस इससे भी आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है और प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग जो है वह क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। काफी बढ़िया प्रश्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वियोजन अभिक्रिया उसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे याद करके जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का निर्माण किनसे हुआ है। जो डीएनए है ना, इसका निर्माण जो है वह किससे, आखिर में किससे हो गया है, आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि डीऑक्सीराइबोज सुगर और फास्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार से हुआ है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वो निम्न में क्या है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, आहार श्रृंखला का निर्माण करने वाले को आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा घास से बकरी, बकरी से मानव हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न हम सभी क्या कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। करें कि निम्न में से कौन जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, आपको ये बताना है। तो आपका 64 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये उपयुक्त तो सभी है कि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े या थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट या बल्ब तथा पंखे के स्विच को बंद कर देना, स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना। तो ये काफी ज्यादा है कि आप पर्यावरण की इस प्रकार से मित्र बन सकते हैं पर्यावरण काफी लंबे समय तक, क्योंकि पर्यावरण की जरूरत हम लोग के लिए काफी ज्यादा है और यही चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि काफी तरह की बीमारी भी हो रही है और बहुत सारी परेशानी भी हम लोग को हो रही है। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूने को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं जो है वह किसका है, मतलब कि यह धुआं जो है वह किसका है, आपको ये बताना है। ये जो धुआं होता है ना वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है ये आपका राइट उत्तर हो जाए। किसका होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं इसे। तो ये इसका बिल्कुल जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब एकल अभिकर्मक यानी कि एकल पदार्थ टूट करके 2 छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन। लेकिन जब छोटे छोटे 2 पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये सारी चीजें आप याद करके रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो हो जाएगा NO2 और O2, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। अभी तक जो बच्चे कंजूसी कर रहे हैं लाइक करने में कंजूसी मत करो यार, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं हम आप लोग के लिए, तो आप लाइक करने तो कंजूसी ना कीजिए, फटाफट से तो लाइक कर दीजिए। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर के गर्म करने पर कौन सी गैस जो है वह निकलती है, आपको यह बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर राइट उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और अगला प्रश्न हम लोग 70 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। काफी अब कम प्रश्न बचा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता के श्रेणी में आप किसे रखेंगे, आपको ये बताना है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जंगली जानवर को हम लोग रखेंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ होता है। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ होता है, ये आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि सूखे घास पत्ते जो होते हैं वे जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का है, कह रहा है कि साल वृक्षों के वन
का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया। ये आपको क्या मतलब कि कहाँ पे बचाया गया, किस गांव में बचाया गया, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि वह मिदानपुर बंगाल में बचाया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं का नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। तो आपका इसका जो जवाब हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है उस पर हमको रोक लगाना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। अतिचारण भी और खनन, ये सभी यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि दांतों का जो क्षय होता है वह कब से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दांत का जो क्षय होता है यानी कि खराब होना कब से वो शुरू हो जाता है। तो जब मुंह का जो पीएच होता है वह 5.5 से कम हो जाता है तब से उसका क्षय जो होना समाप्त मतलब होना शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि कुर्लीन, बोरेमीन और आयोडाइड के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35.5, 79.9 और 126.9 है। यह कौन से समूह कहलाएगा, या कौन से समूह कहलाएगा? त्रिक नहीं है, या फिर त्रिक है, या फिर अष्टक सिद्धांत पर आधारित है, या फिर यह सभी उत्तर सत्य है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि यह त्रिक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान जो है रहा है, तो वह है मेंडलीफ का, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या हम लोग कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप, यानी कि समूह कहते हैं उसे हम लोग, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया उसे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करना है, गूगल क्रोम को, और उसमें आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है आप गूगल में सर्च कर सकते हैं DLS एजुकेशन। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, बिल्कुल। तो इस ऑफिशियल वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, लाइव टेस्ट वगैरह सब कुछ आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। तो लाइव टेस्ट देने के लिए या फिर आसानी तरीके से आप मॉडल पेपर वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पे आप जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 10th मॉडल पेपर डाउनलोड 2022। इस पे आप क्लिक करेंगे तो मॉडल पेपर के लिए डाउनलोड हो जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जो कि काफी जबरदस्त है। जैसा कि आपने सबसे शुरू में ही देखा, तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फटाक से ना ये ओपन होगा और इस तरीके से ओपन होगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया जाएगा तो फटाफट तरीके से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको बतलाएगा कि आपका उत्तर सही है या फिर गलत है, और आप अंतिम में रिजल्ट अपना देख सकते हैं। और आगे करते जाइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आगे मिलता चला जाएगा। जब आप सबमिट कीजिएगा अपना रिजल्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप जो है वह कितने % आपका रिजल्ट बना हुआ है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और आप यहाँ से मॉडल पेपर फिर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे मॉडल पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे सब्जेक्ट पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट से आप हैं, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट से का मतलब कि आप मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए साइंस, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आप आसानी तरीके से इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और मॉडल पेपर जैसे कि मैथ पे हमने क्लिक किया तो मैथ का देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर वगैरह आ चुका है, और इसका उत्तर जो है आपको अंतिम में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको चैप्टर वाइज देखिए सब कुछ मिलेगा, है ना, सभी सब्जेक्ट का। और जिसका भी लिंक एक्टिवेट नहीं होगा बहुत जल्दी लिंक को जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपको परेशान नहीं होनी है, मतलब कि कहीं अगर लिंक एक्टिवेट नहीं होगा तो उस पर काम लगातार चल रही है, ठीक है। मतलब कि बहुत ही गजब तरीके से मतलब आपकी तैयारी कराई जा रही है। और यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपकी क्लास अब शुरू कर दी गई है। तो फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास लेना शुरू कीजिए, और बढ़िया तरीके से आप जो है अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। आपको सुबह 6 बजे तक क्लास आपकी मिल जाती है, फिर रात की 8 बजे क्लास है। और अगर आप हमारा बुक वगैरह नहीं करते हैं, जो किताब हम आपके लिए लिखे हुए हैं, तो किताब जाकर के आप मार्केट से खरीद लीजिएगा। DLS एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मांगिएगा, मंटू सर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफी बढ़िया प्रश्न है कि आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी है कि पेप्सिन पाया जाता है, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधा है, कवक में पोषण की जो है कौन सी विधा है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, मृतजीवी है। क्या है
वे मृतजीवी है, यानी कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन क्या कर, लेकिन उसके पहले जितने भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं फटाफट से भी लाइक पे दबाएंगे बटन, फटाफट से लाइक पे दबाएंगे और मां सरस्वती का ध्यान करेंगे और नीचे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा हुआ है। काफी मतलब जबरदस्त आपका एग्जाम बीतेगा, काफी बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा, सभी बच्चे पास होंगे, कोई भी फील नहीं होने वाला है अगर लगातार वो क्लास करता है तो आइए बात करते हैं मतलब लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वह क्या चीज है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है। आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन कौन सा हार्मोन है, या पादप हार्मोन है या फिर क्या कुछ है, ये बताइए नीचे कमेंट करके। फिर मिलते हैं इसी तरह का हमारी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर दोस्तों को भी बताइए।